बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है ना? चलिए, देखिए आज हम लोग फिर से दर्पण सूत्र स्थापित करेंगे। और आज दर्पण उत्तल है और कंडीशन है कि यदि वस्तु बिंदु के आकार का हो। वस्तु क्या है जी? बिंदु के आकार का। तो देखिए, मैंने दर्पण का आरेख खींच लिया है। ये उत्तल दर्पण का आरेख है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र क्या जी? C, और ये दोनों को जो मिलाया, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला रेखा, ये क्या हो गया जी? मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और इसके मुख्य अक्ष पर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदु बिंब है। देखिए, कंडीशन है कि वस्तु बिंदु के आकार का हो। वस्तु का आकार कैसा है? तो बिंदु जैसा है। तो मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हम ले लिए हैं, ये बिंदु के आकार का, और इसका नाम क्या जी? बिंदु O। तो हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है। बिंदु O का क्या जी? प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करें? हमें क्या जी? बिंदु O का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं, किसी बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस बिंदु से कम 2 प्रकार की किरणें खींची जाती है और पता लगाते हैं कि परावर्तन के बाद वे किरणें किस बिंदु पर जाकर मिली, और जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु उस बिंब का क्या जी? प्रतिबिंब हो जाता है। तो देखिए, इस फिगर में हमें बिंदु O का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम बिंदु O से 2 प्रकार की किरणें खींचेंगे। चलिए, एक किरण हम ऐसे खींच देते हैं। ऐसे ये दर्पण के सतह से टकरा गई यहाँ पर, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम कुछ लिख देते हैं। दर्पण के इस पॉइंट पर टकराई ना, तो इस पॉइंट का नाम हम लिखते हैं A। इस पॉइंट का नाम क्या लिख दिए? A। चलिए, तो ये जो किरण है वो ये दर्पण से परावर्तन के बाद किधर जाएगी? दर्पण इस किरण को ऊपर की ओर परावर्तित करेगा। ये जो दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो इस किरण को किधर जी? ऊपर की ओर परावर्तित कर देगा। लेकिन कितना ऊपर? कहाँ से? आखिर इधर कितना से, कितना एंगल से इसको गुजारें? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अभिलंब को मिलाइए। परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि आपतन कोण बराबर किसके? परावर्तन कोण। क्योंकि ये जो हमने किरण खींचा है किसी नियमानुकूल तो है नहीं। किरण आरेख के लिए जो किरण खींची जाती है वो क्या क्या जी? एक होता है मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर किरण है तब तो हम उसको कहाँ से गुजार देते हैं? फोकस से। तो ये तो समांतर है ही नहीं। ये जो किरण मैंने गुजारा है, क्या ये समांतर है? जो किरण आरेख में जो किरण सब लिखाए थे उनमें से कुछ भी नहीं है। तो उनमें से कोई किरण मिल रही है आपको? तो इसको जब लौटाना है तो परावर्तन के नियमानुसार लौटा देंगे। ये हो गया आपतित किरण, और इस बिंदु से ये दर्पण इसको किधर भेजने वाला है? ऊपर की। तो कितना ऊपर भेजेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी? इसके अभिलंब का पता लगाइए। इस बिंदु पर अभिलंब खींच देंगे। तो अभिलंब कैसे खींचे जी? तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से आपको वक्रता केंद्र दिख रहा है ना, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से मिला देंगे।
इस पॉइंट को क्या किए, वक्रता केंद्र से मिलाएंगे और वक्रता केंद्र से मिलाकर और इसको अपने सीध में, वक्रता केंद्र से मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे जी, अपने सीध में आगे की ओर बढ़ा दिए। तो ये हो गया आपको अभिलंब। और इस बिंदु का नाम मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या लिख दिए, ए। तो अब देखिए, ये आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। तो जितना बड़ा ये कोण है उतना ही बड़ा कोण हम, अरे आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण। जितना बड़ा ये कोण है उतना ही बड़ा कोण बनाकर इस ये जो किरण है इसको हम परावर्तित कर देंगे। ऐसे ये किरण परावर्तित हो गई ओ ये। और यहाँ पर ये आपतन कोण और ये क्या जी, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के आधार पर ऐसे लौट गई। और यहाँ वाले कुछ इस बिंदु का नाम कुछ दे देते हैं ओ ये। तो चलिए यहाँ डी लिख देता हूँ। अब चल ध्यान दो जी, तो यहाँ क्या जी, ये बिंदु ए से एक किरण हमने खींचा है, ये किरण गुजारे है ना, ये ऐसे दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे मुड़ गई। और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम कितने प्रकार की किरणें, दो प्रकार की किरणें खींचनी पड़ती है। तो एक किरण यहाँ से ऐसे खींचे, ऐसे चली गई, और इस बिंदु से आपको एक किरण और खींचना है। तो एक किरण चलिए यही रहने देते हैं, इस बिंदु से ये मुख्य अक्ष के अनुदिश एक किरण गुजारेंगे। एक जो दूसरी किरण है ये हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के दिशा में ऐसे गुजारेंगे। तो चूंकि ये भी किरण आगे बढ़कर तो वक्रता केंद्र से मिलती है ना, तो ये किरण ऐसे जब गुजारिएगा तो परावर्तन के बाद ये अपने पथ पर ही लौट आएगी। तो अब देखिए ये दोनों किरण मिली कहाँ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा वहाँ ना प्रतिबिंब। तो ये देखिए ना, ऐसे गुजारे तो इधर भागा ना, और इसी बिंदु से ये किरण ऐसे गुजारे मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष की दिशा में गुजारे, तो ये परावर्तन के बाद ऐसे आ गई, अपने पथ पर ही लौट गई। तो इन दोनों किरण को मिलने की कहीं संभावना है, ये तो ऊपर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो मिलेगी ही नहीं। और जब ये मिलेगी नहीं, जब तक इनका मिलन नहीं होगा तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, तो बनाइए। तो चलिए वास्तविक रूप से ये नहीं कटने वाला है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सीध में, ये जो किरण इधर गई है इसको हम लोग अपने सीध में क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा देंगे। इस किरण को अपने सीध में क्या दी, पीछे की ओर बढ़ा दिए। और ये पॉइंट हमारा ए है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ये पॉइंट हमारा ए है। इस किरण को पीछे ऐसे बढ़ाएं, और इधर जो परावर्तित किरण है इसको अपने सीध में थोड़ा आगे कीजिए, तो ये यहाँ पर जाकर कट जाएगी। और इस प्रकार ये बिंदु प्रतिबिंब हो गया। बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब क्या हो गया, बिंदु आई। आभासी मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो परावर्तन के बाद किरणें एक दूसरे से वास्तविक रूप में नहीं मिली है। यहाँ से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद तो इस दिशा में चली गई ना, और इसी बिंदु से एक किरण जो हम ऐसे गुजारे हैं परावर्तन के बाद फिर अपने पथ पर ही लौट आई। तो ये दोनों किरण इस दिशा में देखना कहीं पर मिलने वाला है नहीं है। तो हमने क्या किया है, परावर्तित किरण को अपने सीध में, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको भी पीछे किए, तो दोनों जाकर इस बिंदु पर मिल गई।
तो इस प्रकार बिंदु आई आपका प्रतिबिंब बन गया। तो आइए अब आरेख हमारा कंप्लीट है। तो आरेख को यदि हम अब एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए क्या लिखिएगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन ही मात्र लिखना है। तो ऐसे हम लिख देंगे कि माना कि mm डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष L है। मुख्य अक्ष L है। L आप दोनों साइड दे सकते हैं, इधर दीजिए या इधर दीजिए, कोई फर्क नहीं है। इसके बाद लिखेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदु बिंब है। वो क्या जी? एक बिंदु जिसका प्रतिबिंब बिंदु I बनता है और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख की सहायता से दर्शाया गया है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख की सहायता से, इधर ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो ऐसे किरण गई है परावर्तन के बाद तो इधर भाग गई ना, और यदि ये परावर्तित नहीं होती तो कैसे? तब तो ऐसे जाती। यदि ये किरण परावर्तित नहीं होती, यहाँ पर दर्पण नहीं होता, तो आप क्या जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऐसे सीधी में ऐसे जाता है, जाता ना। तो इधर वाले एक पॉइंट ये हमको इसका भी थोड़ा काम पड़ेगा। यहाँ पर एक बिंदु मैं ई लिख देता हूँ। क्या लिख दिया? तो फिगर कंप्लीट। अब बोलिए, अब हम लोग देखेंगे फिगर से आपको लिखाना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। आकृति से स्पष्ट है कि फिगर से कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर से ये लिखते हैं वस्तु दूरी इसमें क्या है। तो वस्तु दूरी कौन होगा बच्चों? अरे हम लोग क्या जानते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। तो ये ध्रुव है और यहाँ पर ये है ना वस्तु दूरी, तो ये वस्तु है। तो वस्तु दूरी आपको क्या हो गया? ये मतलब PO। तो वस्तु दूरी बराबर PO और ये बराबर हम लोग U मानते आ रहे हैं। तो U मान लिया। चलिए इसके बाद हम लोग ये लिख लेते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी कौन है आपका? फिगर में देखकर बताइए। प्रतिबिंब दूरी तो आप जानते हैं दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, बस ये यहाँ से ये दूरी, यही ना। तो ये है हमारा प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या जी? PI और इसको हम मान लेते हैं V। प्रतिबिंब दूरी हो गया। यदि फोकस दूरी भी यदि लिख दें, चलिए लिख देते हैं। यद्यपि एक किरण आरेख में एक किरण फोकस से नहीं आई है, तो फोकस दूरी का वैसे अलग से काम नहीं पड़ेगा, फिर भी चलिए लिख देते हैं। अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी आपका कौन बनता है? तो ध्रुव से फोकस की दूरी मतलब PF और ये बराबर है स्मॉल f मान लिए। और ये जो है हमारा वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कौन होगा जी? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मतलब PC। तो ये वक्रता त्रिज्या बराबर PC, ये बराबर R इसको मानते हैं। और आप जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? 2F। R बराबर 2F। तो इतना सारा चीज हमें दिया हुआ है।
चलिए, तो हमें अब साबित क्या करना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमें साबित करना है कि हमें साबित करना है कि, तो हम लोग को दर्पण सूत्र साबित करना है। मतलब 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इस सूत्र को सत्यापित करना है। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब हो गया, फिगर का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मेनली अब हम लोग प्रूफ में चल रहे हैं। अब देखिए, इतना चीज आप लोग तो कितना कई बार सिद्ध किए हैं, इतना लिख लेंगे। मेन आप प्रूफ पर ज़्यादा दिमाग कंसंट्रेट कीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए कुछ देर। नए कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है जी, एक नए कॉन्सेप्ट के प्रयोग से ये सिद्ध करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। इधर वाले पॉइंट का नाम एम तो चूंकि दर्पण के नाम में है ही, तो यहाँ पर आप एन दे दीजिए, और यहाँ पर हमारा डी था ही, तो चलिए ठीक है। प्रूफ में अब हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ। प्रूफ मीन्स प्रमाण। ध्यान दो जी, यहाँ पर सबसे पहले रे हम लोग परावर्तन का नियम लगाते हैं। तो क्या जी, परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण। इधर ध्यान दीजिए, आपतन कोण बराबर, तो ये आपका रे आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है ना, तो ये आपतन कोण है, ये क्या जी, परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, तो ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम से। बोलिए कहाँ से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, तो ये होता है आपतन कोण, आपतन कोण आई, ये बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण मतलब आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसलिए यदि हम इस कोण को लिखें देयरफॉर, तो आपतन कोण आपका कोण ये है ना, तो इसका नाम बोलिए क्या होगा, इधर ध्यान दीजिए, एंगल ओ ए एन। इधर देखिए जी, इस कोण का नाम हम लिख रहे हैं, तो क्या नाम होगा, एंगल ओ ए एन। तो लिखेंगे एंगल ओ ए बराबर परावर्तन कोण हमारा ये है, तो इसका नाम हम यहाँ से लिख दें, तो एंगल डी ए एन, तो बराबर एंगल डी ए, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। चलिए, किंतु थोड़ा फिगर पर ध्यान दिया जाए बच्चों। देखिए क्या लिखिए हम, किंतु ज्यामिति का फिर सहारा लेंगे। इधर ध्यान दीजिए, अरे आप लोग ज्यामिति में जानते हैं कि जब दो रेखाएं ऐसे
एक दूसरे को काटती है। जब दो रेखाएं क्या जी, तो आमने सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर। आमने सामने का कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है जी। आमने सामने का कोण क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा खोजिए। ये देखिए, तो ये जो हम देख रहे हैं एक रेखा देखिए, एक रेखा ये ऐसी रेखा, ऐसे एक ऐसी रेखा है, और एक ऐसी रेखा, ये दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। एक ऐसे और एक कैंची बना रहा है जी। ये वो से जाने वाली रेखा ऐसे है आपके फिगर में, दर्पण को पार करते हुए इसको मैंने आगे तक ई तक बढ़ा दिया है। तो वो से जाने वाली एक रेखा ऐसी है, और ये देखिए ये एन से गुजरने वाली, ये जो बगता केंद्र वाली रेखा ऐसे, ये ऐसे एक दूसरे को काट रही है ना, इस बिंदु पर काट रही है। तो ये जो कोण है आमने सामने का कोण, ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। क्या हुआ जी, तो किंतु आप ये देख रहे हैं कि एक कोण तो इसके बराबर, ये कोण, तो इसका नाम हम देख लें, किंतु एंगल OAN, किंतु यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल OAN बराबर है किसके, OAN तो इसके बराबर है, और इसका नाम तो इधर से लिख दिया जाए, इस पॉइंट का नाम ई मैं लिख दिया हूँ। तो EAC बराबर क्या जी, EA क्यों बराबर है ये, तो शीर्षाभिमुख कोण होने से, शीर्षाभिमुख कोण होने से आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख। फिर ये देखिए, तथा ON के बराबर मैंने लिख दिया। एक यहाँ देखिए तो DAN, ये क्या लिखा है DA, तो DAN कौन है जी, फिगर पर थोड़ा फिर आइए, DAN फिगर पर देखिए बच्चों, DAN, तो ये फिर एक बार कैंची वाला कोण देखिए, ऐसे D वाली जो रेखा है यहाँ तक आ रही है, और ये वाली जो रेखा है ये कहाँ तक है, बगता केंद्र तक। तो फिर तो ये दोनों कैंची बन गया कि नहीं बन गया। तो ये कोण जो R है, तो ये भी तो R हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी कैंची वाला, ये कोण इसके बराबर शीर्षाभिमुख होने से, और ये कोण ये भी शीर्षाभिमुख है, ये भी क्या जी। तो लिखिए दूसरा बात, तथा ये जो कोण है क्या नाम है, एंगल DAN बराबर है, DAN बराबर है किसके, इसके। तो इसका नाम क्या है जी, इधर से कह दें तो IAC, तो हम ये लिख देते हैं IA। ये भी यही बात है, क्यों बराबर है, तो शीर्षाभिमुख होने से, शीर्षाभिमुख होने से। अब देखिए, इसलिए समीकरण 1 में यदि हम ये दोनों मान रख दें बच्चों, समीकरण 1 से, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 आपका क्या कह रहा है, OAN बराबर किसके है, DAN, OAN बराबर, लेकिन ये कह रहा है कि OAN तो इसके बराबर है, EAC के, देखना नहीं, OAN किसके बराबर, EAC। तो OAN के बदला में हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, EAC लिख सकते हैं कि नहीं, और DAN के बदला में क्या, IAC। इसलिए समीकरण 1 से OAN के बदला में हम क्या लिख दें, एंगल EA, और बराबर DAN के बदला में क्या लिख दें,
ये लिख सकते हैं आई ए, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लिए? तो चलिए इतना हम लगा दिए। तो अब हमको कैसे क्या बराबर हो रहा है? एंगल EAC बराबर एंगल IA। तो इस फिगर पर देखा जाए क्या है जी, EAC एक कोण, इसके बराबर इसका नाम है क्या, IA। ये दोनों कोण हमको बराबर हो गया। ये दोनों कोण क्या हो गया जी, बराबर। तो इसको बराबर करके हमको क्या होने वाला है, चलिए आइए दिखाते हैं। नोट कर लो। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये समीकरण 2 का अब हमें काम है। इक्वेशन नंबर 2 ये देखिए, अरे अभी हम लोग सिद्ध कर लिए हैं कि एक कोण इसके बराबर, इसका नाम क्या है EAC, और इसके बराबर है तो IA। ये हमने किस में लिखा है, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर एक त्रिभुज देखिए, या एक बिंदु A पर ऐसे करके ऐसे ऐसे दर्पण को कुछ देर के लिए हटाइए। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनता है इसको नीचे थोड़ा उतारिए, ऊपर आपको वहाँ समझने में थोड़ी ज़्यादा गजपट है, गैदरिंग यहाँ ज़्यादा है। कि इस त्रिभुज को बाहर निकालिए, जैसे है वैसे ऐसे, और एक ये दायर थोड़ा और आगे तक बढ़ा है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है, ये रेखा थोड़ा इधर करके है, और ये नीचे वाली रेखा ऐसे सीधा में गई है। नाम कैसे क्या लिखा है, तो यहाँ पर है आपका A, यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या है I। और इस ये जो रेखा है OA को हम लोग अपने सीध में आगे तक बिंदु E तक बढ़ाए हैं, यहाँ तक, कहाँ तक बढ़ाए हैं। और यहाँ से देखिए इधर आपका कहीं पर आगे C है, तो ऐसे एक लाइन ऐसे मिलाया गया है, और यहाँ पर आपका बिंदु C है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक कोण इसके बराबर एक कोण। तो ये अब ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है AOI, त्रिभुज क्या है जी AO, इस त्रिभुज के लिए ये जो कोण हो गया, ये पूरे कोण, ये तो बहिष्कोण है, बाहर वाला कोण है जी। कैसा कोण है, बहिष्कोण। और ये दोनों कोण, ये जो बड़ा वाला ये कोण है, ये दोनों बराबर है। ये कोण इसके क्या है, बराबर। तो इस प्रकार किसमें, इस प्रकार त्रिभुज AOI में, उसके नीचे हम लोग अब लिखने जा रहे हैं, इस प्रकार त्रिभुज AOI में, त्रिभुज AOI में है क्या चीज। तो अभी हम लोग समीकरण 2 में सिद्ध किए हैं कि एंगल EAC बराबर एंगल IAC। EAC बराबर किसके, IAC। मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये दोनों कोण क्या जी, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, अतः AC, अतः क्या जी
AC, इस कोण का त्रिभुज, ये क्या नाम है इसका, AOI, त्रिभुज AOI के इस कोण का बाह्य समद्विभाजक, ये आंतरिक समद्विभाजक नहीं, ये यहाँ वाले कोण जो त्रिभुज के बाहर है, इस कोण का क्या है, ये समद्विभाजक। क्या है जी? तो आपने दूसरा थ्योरम के बाद क्या, अरे थेल्स, पहला थ्योरम क्या है आपका, थेल्स प्रमेय, दूसरा क्या है, थेल्स प्रमेय का, और उसके बाद वाला जो उप प्रमेय है, उसी कॉन्सेप्ट का हमें प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए। अरे उसमें क्या है, हम लोग जानते क्या है, त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, देखो ऐसा हम लोग पढ़े थे, फिगर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मान ले ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या, और इस कोण का यदि समद्विभाजक ये दायर हो जाए तो यहाँ पर तो आंतरिक समद्विभाजक है, तो यहाँ कौन है, तो इसमें क्या होता था, ये समद्विभाजक होगा तो कह रहा है कि इस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात, मतलब क्या, AB अनुपात क्या जी, AC बराबर किसके होता है, तो BD अनुपात BC, BD अनुपात। और ये बाह्य समद्विभाजक में भी ऐसा ही होता है जी। जैसे कि मान ले कि ABC त्रिभुज है और यहाँ इस कोण को बढ़ा दिए, इस भुजा को हम बढ़ाएं तो ये कोण क्या बन गया, बहिष्कोण, बाहर वाला कोण बना। और इस कोण को यदि हम समद्विभाजित कर दें तो ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, ये जाकर कहाँ पर मिल जाएगा, C पर। तो क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर, इसमें ये जो AC है ये क्या है, इस कोण का बाह्य समद्विभाजक है। बिंदु A पर जो बाहर कोण बनता है उसका क्या है, समद्विभाजक है ना। तो इसमें भी ये बात होता है, मतलब AB अनुपात AC, AB अनुपात AC किसके बराबर, अरे तो बाह्य समद्विभाजक है, तो BC के बढ़ाए हुए बिंदु कौन बिंदु से मिलता है, C से। तो यहाँ पर किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ AD है तो इसमें किसके बराबर होता है, AB अनुपात AC बराबर किसके, तो BD अनुपात, ये पूरे बाह्य समद्विभाजक में कैसे लिखते हैं, जैसे इस BC को बाह्यतः समद्विभाजित करना है तो इसको बढ़ाए, इसको रे अपने सीध में बढ़ाए आगे, तो ये बिंदु क्या है, अरे ये बिंदु नहीं देख रहा है, क्या है ये D, तो इसका बाह्य अनुपात क्या होगा, तो ऐसे ही BD, और जहाँ से खत्म हुआ है वो लिखते हैं, तो BD अनुपात CD, BD अनुपात क्या लिखेंगे, BD अनुपात CD। तो यहाँ देखिए ना, इस प्रकार त्रिभुज AOI में जो हम चले हैं, इस त्रिभुज में AOI में तो एक कोण इसके बराबर, एक कोण इसके क्या जी, इसका मतलब क्या, अतः AC, अतः कौन सी, AC त्रिभुज AOI के एंगल A का बाह्य समद्विभाजक हुआ, मतलब कोण A का क्या जी, बाह्य समद्विभाजक हो गया। इसलिए क्या होने वाला है, इसलिए क्या जी, इस कोण को, मेन कोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन है, तो इसलिए AO अनुपात AI, AO अनुपात, देयरफॉर AO अनुपात क्या जी, AI बराबर किसके होगा, तो नीचे वाले भुजा के अनुपात के बराबर, मतलब OC अनुपात IC, OC अनुपात, तो AO अनुपात AI बराबर हो जाएगा OC अनुपात, क्या कहें, OC अनुपात IC। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कहाँ से हुआ, ज्यामिति से। कहाँ से जी, यदि स्टेटमेंट याद है आपको तो स्टेटमेंट लिख दीजिए। स्टेटमेंट क्या है कि त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक
उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिकता या बाह्यता विभाजित करता है। और यदि नहीं है याद, स्टेटमेंट याद नहीं है, तो सीधे लिख दो ज्यामिति से। क्या लिख दीजिएगा? और अनुपात को रे हम बट्टा में यदि लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा? तो AO बट्टे बराबर यहाँ पर OC बट्टे CI चाहे IC। ये जो हुआ है हमारा कहाँ से हुआ है? तो ज्यामिति से हो गया। कहाँ से हुआ है? ज्यामिति से। AO बट्टा AI बराबर OC बट्टे IC। अब ध्यान दीजिए, मेन फिगर पर आइए। तो क्या जी, क्या हमको हो रहा है? रेशियो क्या बन रहा है? AO बट्टा AI बराबर क्या जी? OC बट्टे IC। OC बट्टे, अब देखिए, यदि छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना की जाए, इस बात को हम तो बार बार लिख रहे हैं ना, प्रत्येक प्रूफ में द्वारक, छोटे द्वारक की हम लोग बात करते हैं। जितना भी प्रूफ पढ़े हैं प्रत्येक में किसकी बात होती है? छोटे द्वारक। और वास्तव में आपको मैंने बार बार कहा रहा है कि इस चैप्टर में छोटे द्वारक वाले दर्पण की ही बात होती है। ये हम समझने के लिए हम क्या कर देते हैं? बड़ा करके बनाते हैं। तो देखिए, यदि छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना की जाए तो बिंदु A किसके? बिंदु P के अति निकट होगा। रे बिंदु A कहाँ आ जाएगा? P के पास में, लगभग इसके नज़दीक में। जब ये नज़दीक आएगा तो ये दायर भी तो नज़दीक हो जाएगा। अरे अभी उधर है तो ना दूर है, और ये जब इसके नज़दीक आएगा तो क्या होगा? ये रेखा भी इसके काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। तो ये जो अभी AO दूर लग रहा है वो करीब करीब इसके बराबरे होगा। किसके? PO के। किसके जी? और इधर से एक तो और इधरों है ना, एक AI। ये क्या है? तो बिंदु A जब इसके नज़दीक आएगा तो AI, ये डायर भी तो इसे सीधा हो जाएगा ना। तो ये AI क्या बन जाएगा? PI। और ये जो AO लिखे हैं, AO क्या बन जाएगा? PO। क्या बन जाएगा जी? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यदि इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे। उधर पीछे कितना समीकरण था? तो इसको हम लोग ऐसे समीकरण 3 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं ज्यामिति से। ज्यामिति से अब लिखेंगे, यदि क्या लिखे हैं? यदि छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना की जाए, तो बिंदु कौन जी? बिंदु A किसके? बिंदु P के अति निकट होगा। बिंदु A बिंदु P के क्या होगा? और अति निकट जब हो जाएगा, इसलिए AO बराबर किसके हो जाएगा? AO, अरे ये बिंदु A बहुत P के करीब आ जाएगा ना, तो ये डायर भी इसके करीब आ जाएगा। इसलिए AO बराबर क्या? PO। और क्या? और एक AI, और AI बराबर हो जाएगा P लगभग में। AO बराबर PO, AI बराबर PI। कंप्लीट नहीं, लगभग। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण नंबर क्या जी?
4 मान लिए। तो आगे देखिए, अब थोड़ा और बच गया। तो अब हम लोग समीकरण 3 एवं 4 से देखिए, तो समीकरण 3 एवं 4 से क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या देखना, क्या है इसमें मान रखना है। एओ बटे क्या लिखा है, ए है, तो एओ के जगह पर क्या लिख देना है जी, पीओ। एओ के जगह पर और ए आई के जगह पर तो मान रखिए उसमें, तो क्या होगा, पीओ बटे पी आई, है ना, पीओ बटे बराबर ओसी बटे ओसी बटा आईसी। फिगर पर देखिए एक बार फिर से, पीओ ये दूरी आपको पता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। इसके बदले में हम यू लिख देंगे, पी आई। तो ये भी चलिए ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है ना, तो ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, इसको हम भी लिख देंगे। लेकिन उसके बाद रे ओसी लिखा है जी, ओसी देखिए, तो ओसी इतनी बड़ी दूरी ये है रे ओसी, इसके बदला में इसके लिए कोई एक चीज तो है नहीं, सीधे ओसी लिखा है। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, ओसी को हम ऐसे लिख देते हैं, पीओ प्लस पीसी। ये सीधी लाइन है ना, तो क्या लिखेंगे, पीओ प्लस पीसी। चलिए एक लाइन और फिर हम बढ़ाते हैं, और क्या जी, पीओ बटे पी आई। ओसी के बदले में हम क्या लिखेंगे, पीओ प्लस पीसी, और आईसी के बदले में आईसी, देखिए ये दूरी है आपकी आईसी, इसके बदले में हम क्या लिख दें, तो पूरे में से पीसी माइनस पी आई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पीसी माइनस, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर, चिन्ह परिपाटी देखिए, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन पदों का मान क्या होगा। तो लिखिए निर्देशांक, अब हम लोग लिख रहे हैं निर्देशांक चिन्ह, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पीओ का मान क्या होगा। ये देखिए, ये है ना पीए, तो आपको ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये हुआ, ये है क्या जी, डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो आप देखना किधर प्रकाश की दिशा में दूरी माप रहे हैं या उल्टा माप रहे हैं, ये पता लगाइए। पीओ, तो प्रकाश की दिशा तो यहाँ से इधर है ना, और यहाँ से हम इधर आए, उल्टा दूरी मापे, तो किसमें आएगा, माइनस में। तो पीओ बराबर क्या जी, माइनस यू, और पी आई, तो पी आई तो यहाँ से प्रतिबिंब दूरी है ना, यहाँ से इधर गए तो पलसे में रहेगा, तो प्लस भी, और एक आपको पीसी लिखना है, तो पीसी बगता त्रिज्या, तो यहाँ से इधर है ना जी, तो प्रकाश की दिशा में है। पीसी किधर माप रहे हैं हम लोग, प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मान क्या होता है, प्लस आर। फोकस के रूप में लिखेंगे तो प्लस 2f, प्लस क्या जी, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब मान रखेंगे समीकरण 5 में, समीकरण 6 से ये जो पद है, पीओ का मान रखेंगे, पीआई का मान रखेंगे, और पीसी का भी मान रख देंगे, और फिर
सरल कर देंगे। तो आइए रखते हैं, ये सबको मिटा दें। चलिए मिटाते हैं और जल्दी हम इसका मान रखेंगे। नए कॉन्सेप्ट का प्रयोग किए हैं जी। तो लिखेंगे अब कहाँ से, समीकरण 5 एवं समीकरण 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 मान रखिए। तो पी के बदले में क्या रखेंगे, माइनस यू, पी आई के बदले में प्लस भी इक्वल टू पी ओ। व्हाट इज पी ओ, माइनस यू प्लस पी सी प्लस 2f। प्लस में चलिए कोष्ट देकर लिख देते हैं, नहीं हो प्लस दे देते हो कोई बात नहीं। नीचे पीसी क्या है आपका, प्लस 2f माइनस पी आई क्या है, प्लस। अब आइए देखिए क्या होगा, चिन्ह का भाग कीजिए, माइनस में प्लस से भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस क्या यू बटे, और यहाँ पर माइनस यू प्लस प्लस पल से रहेगा बट्टा 2f माइनस प्लस, ऐसे होगा। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछा गुना। तो ऊपर यहाँ माइनस यू है तो माइनस यू से किस में गुना, ये देखिए ना, माइनस यू से इसमें होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस यू गुने ये पूरा 2f माइनस, और बराबर इसमें भी से, तो भी गुने कितना जी, माइनस यू प्लस 2f गुना करवाइए, क्या लिखा है, माइनस 2uf माइनस माइनस प्लस यू भी, यहाँ गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस यू भी प्लस 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 2vf। अब हम क्या करेंगे, चलिए यू भी वाले को इधर ले आइए और 2 वाले जो टर्म है दोनों को खुदा करके उधर कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर यू भी वाले क्या लिखा है, इसको बजाइए यू भी प्लस, इसको उधर कीजिए, उधर है कौन, तो 2 भी अब पहले से है, और इसको उंघराइएगा तो उमड़ जाएगा, प्लस 2uf। अब देखिए अब अंतिम पोजीशन में है, इधर मिटा दें। अब हम लोग इसको सिद्ध करने जा रहे हैं, दर्पण सूत्र। चलिए जोड़िए, यू भी में यू भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, और 2 यू भी में यू भी में तो कितना हो गया, 2 यू भी, और इस दोनों पद में 2 आपको दिख रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, vf प्लस, ऐसे होगा 2 से 2, और u भी बराबर vf प्लस, यही आपका दर्पण सूत्र है। चलिए बट्टा के रूप में लाना चाहते हैं तो फिर वही काम हम लोग लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ जो भी f से भाग देने, क्या लिखाएगा, u भी बट्टे u भी
बराबर इस पूरे वी एफ प्लस यू एफ बटे यू भी। चलिए अब क्या कीजिएगा, यू भी बटे यू भी, यहाँ पर बीच में प्लस है ब्रेक डांस, तो क्या होगा वी एफ बटे, दोनों को अलग अलग कर देंगे ना, और यहाँ पर यू एफ बटे यू भी। काटिए, जो कट रहा है काटिए, यू से यू कट जाएगा, भी से, और इधर देखिए तो भी से भी, एफ से यू से एफ से, तो बच गया क्या, पढ़ाइए यहाँ लिख दें। और हमको बच क्या रहा है 1/f इक्वल टू, यहाँ क्या 1/u प्लस 1/, यही तो दर्पण सूत्र है ना, इसी को उल्टा करके हम लोग लिख देते हैं। तो 1/u प्लस 1/, बराबर 1/। तो चलिए दर्पण सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया, और ये इसमें मेरे नए कंसेप्ट का हमने प्रयोग किया है, समरूप का प्रयोग नहीं किए हैं। थेल्स प्रमेय के बाद जो उप प्रमेय है उसके आधार पर ये प्रमाणित हो गया। वस्तु किस रूप में लिए थे, बिंदु के रूप में, किस रूप में जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।